धन्यवाद। हम चलते हैं शैलेंद्र जी के पास। शैलेंद्र जी, आपका भी तो सांस्कृतिक संगठन है और कहीं से भी दुराव छिपाव नहीं है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का एक जन संगठन है और सबके जन संगठन होते हैं। इसी तरीके से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी जन संगठन है। इनको इतना झूठ बोलने की जरूरत क्या पड़ती है? इस बारही बैठक में उन्होंने अपने 32 प्रमुख जन संगठनों को विधिवत आमंत्रित किया था, मतलब उनको दिशा निर्देश के लिए अपना विधिवत आमंत्रित किया था। और जो इनकी पॉलिसी है कि इनके यहाँ आदमी कुंवारा रहेगा, शादी नहीं करेगा। तो अगर शादी नहीं करेगा तो ये जो अपना ज्ञान दे रहे हैं कि 3 बच्चे पैदा करना चाहिए, तो क्या बिना शादी के भी ये बच्चे पैदा करेंगे और उनको वैधानिक मान्यता देंगे? ये वर्णाश्रम व्यवस्था मानते हैं, वर्ण व्यवस्था मानते हैं। और हमारे यहाँ स्पष्ट है कि वो 25 साल तक ये ब्रह्मचर्य होता है, ये 25 से 50 साल तक गृहस्थ होता है और 50 से 75 तक में ये वानप्रस्थ होता है, उसके बाद संन्यास होता है। और इनके यहाँ तो जो सन्यासी लोग हैं, गेरुआ वस्त्र धारण करके, जिनको की अपना तर्पण करके वो लोग संन्यास लेते हैं, संन्यास उसके बाद भी आते हैं, सत्ता का सुख भोगते हैं वो। तो ऐसी हालत में यह जो दो मुहापन है, मन में राम बगल में छुरी, दो मुहापन, तो आखिर इसको लेकर के ये लोग किस तरीके से कैसा ये लोग सांस्कृतिक कार्य करते हैं और कैसा ये लोग संगठन चलाते हैं? इनकी बातों पर लोग कैसे विश्वास करें या लोग कैसे विश्वास कर पा रहे हैं? शैलेंद्र जी। मेरा तो मानना यह है कि आरएसएस एक सांस्कृतिक संगठन नहीं है, वो अपने सार तत्व में एक राजनीतिक संगठन है और उसका राजनीति जैसे ब्राह्मणवाद से डिराइव होके सीधा सीधी तौर पे वर्णाश्रम पे आधारित वो 18वीं शताब्दी वाली सोच और मनुवाद से संचालित एक जैसे पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। उस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को एस्टेब्लिश करने के लिए वो सांस्कृतिक संगठन के चोले में छुपते जरूर हैं, लेकिन आप बताइए कि आरएसएस के अंदर कितने किताब लिखने वाले हैं? आप बताइए कि आरएसएस के अंदर कितने गाने वाले लोग हैं? संस्कृति का कर्म नाटक है, किताब लिखना है, गाना गाना है और तमाम तरह की सांस्कृतिक गतिविधियों में शामिल होना है। तो संस्कृति की जो प्रत्यक्षता अभिव्यक्ति है सिर्फ यही नहीं है, लेकिन ये उसके अभिव्यक्ति के मुख्य स्रोत हैं। तो वहां आपको कोई एक आदमी दिखाई नहीं पड़ेगा। इसीलिए मेरा कहना है कि ये एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है सीधा सीधी तौर पे, और इस पॉलिटिक्स को इंश्योर करने के लिए वो खुद सामने नहीं आते हैं, बल्कि वो अपने मुखौटा ऑर्गेनाइजेशंस का इस्तेमाल करते हैं। और अपॉर्चुनिज्म जो है आरएसएस के कोर में घुसा हुआ है। इमरजेंसी के टाइम में बाला साहब देवरस इंदिरा गांधी को चिट्ठी लिख रहे थे और चिट्ठी लिख के जैसे उनसे ये आग्रह कर रहे थे कि हम भी जैसे योगदान करना चाहते हैं देश के अंदर। तो कहने का गर्ज ये है कि परिस्थितियों को देख के बयान को बदल लेना या फिर जैसे ब्रॉडर एक्सेप्टेबिलिटी के लिए थोड़ा सा जैसे फेस वॉश करना और चेहरे पे रूज और पाउडर लगाना इनकी परंपरा का हिस्सा रहा है। इसीलिए ये जो कहते हैं वही नहीं कह रहे होते हैं, उसके निहितार्थ कुछ और होते हैं। जब वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है, तो इस हिंदू का आशय क्या है? असल में वो हिंदुस्तान की बहुलतावादी संस्कृति को नकारते हुए दीनदयाल उपाध्याय के द्वारा व्याख्यायित की गई एकात्म राष्ट्र की अवधारणा को प्रमोट करते हैं। इस एकात्म राष्ट्र की अवधारणा को प्रमोट जब वो कर रहे होते हैं तो वो देखने में मॉडरेट भरे लगते हैं, लेकिन वो एजेंडा जैसे वहीं से डिराइव होता है, वहीं से संचालित होता है। और हिंदुत्व को ये एक जीवन पद्धति कहते हैं। इस जीवन पद्धति का एक मुख्य स्रोत जैसे वो सिंबल के तौर पे गाय को माता मानने में और गाय खाने वाले के खिलाफ जैसे घृणा में जैसे देखते हैं। अब बताइए केरला के अंदर का लोग जो गाय खाता है, गोवा के अंदर के लोग मुसलमानों से इतर, इनके बारे में इनकी क्या राय रहेगी? क्या ये भी हिंदू जीवन पद्धति का हिस्सा है जिस हिंदू जीवन पद्धति की ये बात करते हैं? अगर पुरानों में लौट के जाइएगा, बहुत पुराने जमाने में जाइएगा, तो हिंदू भी गाय खाया करते थे। ऋग्वेद में ऐसे कई आपको वेदों में जैसे कई श्लोक मिल जाएंगे, लेकिन मैं उस बहस की तरफ नहीं आना चाहता हूं। लेकिन क्या जैसे कोई जैसे अपने फूड हैबिट के साथ हिंदू रह सकता है कि नहीं रह सकता है? वो कहते हैं कि अपने धार्मिक विश्वासों के पालन में वो स्वतंत्र है, लेकिन धार्मिक विश्वासों के पालन के प्रक्रिया में किस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर बड़े पैमाने पे हिंसा हो रही है, आप इसका दर्शन कर रहे हैं। और रही बात जैसे मोहन भागवत और मोदी जी के बीच कंट्राडिक्शन का, तो ये पावर कंट्राडिक्शन है और इस कंट्राडिक्शन में जैसे बहुत हम लोगों के लिए खुश होने जैसी कोई बात नहीं है, इसीलिए कि ये नॉन एंटागोनिस्टिक कंट्राडिक्शन है। हिंदुस्तान की जनता और हिंदुस्तान के संविधान से
दोनों का एक एंटागोनिज्म है और उस एंटागोनिज्म को आप जैसे मोदी के व्यवहार में और आरएसएस के समझ में आसानी के साथ आप देख सकते हैं। इसीलिए विचार बिंदु के स्तर पे वो इकट्ठे हैं, लेकिन पावर शेयरिंग के मलाई जब आता है तो उसको खाने को लेके झंझट होता है। राजा के 4 बेटे होते थे तो कौन गद्दी पे बैठेगा, इसको लेके राजा के संतानों के अंदर झगड़ा होता था, लेकिन झगड़े का अर्थ ये नहीं होता था कि वो राजतांत्रिक परंपरा के खिलाफ जैसे विद्रोह का बिगुल बजा रहे हैं। असल में उसी राजतंत्र पे कब्जा कौन होगा और नंबर 1 कौन रहेगा, इस बात को लेकर आपस में झंझट हुआ करता था। इसीलिए आरएसएस में अगर ये इनर कॉन्ट्रडिक्शन, एक पावर होल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहां इनर कॉन्ट्रडिक्शन के बहुत सारे गुंजाइश हैं। और यही इनर कॉन्ट्रडिक्शन को अगर हम ये समझें कि जैसे उनके बीच असहमति है, तो ये असहमति बेसिकली असहमति नहीं है। और मैं व्यक्तिगत तौर पे ये कहना चाहता हूं कि हिंदू एक धर्म है और हिंदुत्व जो है, जिसकी बात जैसे मोहन भागवत कर रहे हैं, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। ठीक वैसे ही जैसे यहूदी एक धर्म है और जैनिज्म जो है उसका जो है पॉलिटिकल एक्सटेंशन है, तो उस पॉलिटिकल एक्सटेंशन को ही जब आप मंजूर कर लीजिएगा तो असल जोर भी और मैनिफेस्टेशन भी तो उनका वही है। उनको धर्म से तो कोई बहुत लेना देना है नहीं। हिंदुत्व को एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के रूप में अगर आप वो एक्सेप्टेबल बनाने में कैपेबल हो गए तो फिर मसला ही कुछ नहीं रह गया। और सावरकर को जिस तरीके से उन्होंने एक्नॉलेज किया, उस एक्नॉलेजमेंट से आपको ये समझ में आ गया होगा कि हिंदुस्तान के स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन के गर्भ से निकले हुए जो समता, स्वतंत्रता और न्याय के जो मूल्य बोध थे और उसकी एडवोकेसी करने वाले जो नायक थे, वो नायकों के पायदान पे वो नीचे हैं और उनका नाम वो लेने हैं, मजबूरी में लेना पड़ता है। लेकिन जैसे इनके नायक जैसे शिवाजी हैं, इनके नायक राणा प्रताप हैं, इनके नायक पृथ्वीराज चौहान हैं। मुझको लगता है कि शिवाजी में थोड़ा बहुत और राणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान मान लीजिए एक शासक के रूप में अच्छे थे बुरे थे, इसका भी समीक्षात्मक मूल्यांकन हम लोग बाद में कर सकते हैं। लेकिन जैसे किसी लोकतांत्रिक समाज के जो नायक हैं, वो नायक जैसे सामंतवाद के युग से उठा के नहीं लाए जाएंगे, उन नायकों को लोकतांत्रिक परंपरा और उसके गर्भ से निकाल के लाया जाएगा। तो जिस तरीके से इनके सिंबल्स हैं, ये सिंबल्स जो है सीधा सीधी तौर पे हिंदू सिंबल्स हैं और वो नायक इसलिए हैं कि वो बढ़िया राजा थे। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि वो मुसलमानों के खिलाफ जोरदार तरीके से लड़े और मुसलमानों के आक्रमण और मुसलमानों के विरुद्ध जो वो लड़ाई का भाव है, उस लड़ाई के भाव से वो अपने नायक को डिराइव करते हैं। उसके उन गुणों की वजह से नहीं कि जिन गुणों की वजह से एक राजा जैसे अकबर जैसे एक्सेप्टेबल हैं। अशोक के बारे में कहा जाता है कि वो जो है धीरे धीरे हिंसा के खिलाफ हुए, तो वो उनके नायक नहीं है। अशोक उनके नायक नहीं है। अशोका द ग्रेट हम भले कह लेते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान के बाद आरएसएस और उनके जैसे जैसे अंधभक्तों की जो मंडली थी वो कहा करती थी कि पृथ्वीराज चौहान के बाद पहला हिंदू राजा जो है गद्दी पे बैठा है, मोदी जब गद्दी पे बैठे थे तो। और जहां तक 3 बच्चों को पैदा करने का बात है, तो ये जैसे अपने आप में जैसे स्त्री देह को मोनोपोलाइज करने की कोशिश का हिस्सा है। बिना उसकी सहमति का आप उससे 18 बच्चा पैदा करवाना चाहते हैं। ये सामंती चेतना के उस युग का बोध है जिसमें स्त्री की सहमति और असहमति का कोई अर्थ नहीं होता था। तो इसीलिए उनके बोलने में उनके सारे पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो है रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। वो बीच में मॉडरेट दिखने की कोशिश करते हैं। ये मॉडरेट क्यों दिखना चाहते हैं? इसलिए दिखना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर और दुनिया के अंदर जैसे जनतांत्रिक आकांक्षाओं का एक विस्फोट हो रहा है और इस विस्फोट में दुनिया जो है सो एक दूसरे से इंटरमिंगल्ड हो रही है और आके फ्यूज हो रही है। इस फ्यूज करती हुई दुनिया में आप जो है अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को परोसने के लिए जो नया टैक्टिकल लाइन निकाल रहे हैं, उसी टैक्टिकल लाइन का भाषण जैसे वो आज दे रहे थे मोहन भागवत। इसीलिए मोहन भागवत के भाषण में ऐसा कुछ भी नहीं है और इसकी समीक्षा इसी लेवल पे की जानी चाहिए। और मोदी के साथ और दूसरी बात यह है कि कारपोरेटिज्म का रिश्ता तो विज्ञान से भी है भाई। आपको जैसे वो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चिप्स की बात करनी पड़ेगी, आपको डिजिटल मीडिया की बात करनी पड़ेगी, आपको एआई का बात करना पड़ेगा। तो ये सब बात करना पड़ेगा। तो इसको जैसे एक्सेप्ट करते, ये तो कॉकटेल है ना, ये जैसे रिलीजन और जैसे अंधराष्ट्रवाद और कारपोरेट कैपिटल का
जो कॉकटेल है उस कॉकटेल का जैसे रिफ्लेक्शन जैसे नरेंद्र मोदी है, सत्ता तो वहीं से बन के आई है। और ठीक ही कह रहे थे राय साहब कि जिस तरीके से इनके आलिशान जैसे वो बने हैं, ऑफिसेज बन गए हैं, यूनिवर्सिटी में VC की पोस्टिंग है, और जैसे जितने तरह के ICHR में चले जाइए, कहाँ कहाँ जैसे इनके लोग जैसे अब घुसने लगे हैं। तो मिशन के लिए कभी कभी चाहे वो जैसे मिशन गलत ही क्यों नहीं हो, मिशनरी जील की जरूरत होती है, और इस मिशनरी जील में कष्ट सहने की आदत भी एक चीज होती है। तो मोदी ने RSS के लोगों से ये आदत छीन लिया, इसीलिए कि अब उनको लग्जरी लाइफ की अब आदत लग गई है। उनके पास जैसे बहुत सारे संसाधन हैं, रुपया है, पैसा है, इसीलिए अब वो जैसे मोदी जैसे किसी आदमी के प्रति ज्यादा कृतज्ञता का भाव रखते हैं RSS के बेसिक पॉलिटिकल फिलोसफी से। क्योंकि इस बेसिक पॉलिटिकल फिलोसफी में जो था वो था कि जैसे आपको गांव में जाना है, घूमना है, फिरना है। अब जैसे उनके पास स्कॉर्पियो है, 5 स्टार होटल जैसा जैसे ऑफिस है, अब इसको फॉरगो करना और इसको रिटेन करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए संसाधनों के को जिस तरीके से मोदी ने झोंक दिया है RSS के अंदर, देश के लूट का जो संसाधन झोंक दिया है, इसीलिए RSS भी जैसे अब RSS के कब्जे में नहीं है। लेकिन इससे हम कुछ पॉजिटिव डिराइव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो अंततः जैसे घृणा के पोषक और घृणा से संचालित होने वाले लोग हैं। और इसीलिए देखिएगा कि 2 अक्टूबर को इस देश का कैबिनेट जो है और इस देश का प्रधानमंत्री जो है वो राजघाट पे आपको दिखाई पड़ेगा। तो पब्लिक में वो जैसे कभी कभी जैसे गांधी के साथ दिखना चाहते हैं, इसीलिए कि गांधी इतना पावरफुल चीज है कि जिससे आप जैसे डिटैच हो नहीं सकते हैं। तो वो विदेशों में राजघाट पे गांधी के साथ हैं, और साथ ही साथ उनके पास शकुन पांडे भी है जो गोली चला के जैसे गांधी के अंदर मारती है। जैसे उनके जन्मदिन के मौके पे अंदर जैसे वो बैलून बांध के उसमें से खून बहता है। तो एक तरफ मोहन भागवत हैं जो सावरकर की बात कर रहे हैं, सावरकर भी साथ सावरकर और जैसे गांधी में भला कहाँ मेल है, लेकिन ये दोनों जैसे एक साथ फ्यूज करा के बनाना चाहते हैं एक नया कॉकटेल। और इस ये अनबिलीवेबल कॉकटेल है। ये जैसे RSS के मॉडरेट चेहरे को प्रोजेक्ट करने की कोशिश है कि हम भी मॉडरेट हैं, हम भी विज्ञान को स्वीकार करते हैं, आधुनिकतावादी हैं। लेकिन वो सार तत्व में एकात्म मानववाद के साथ साथ एकात्म राष्ट्र की अवधारणा से संचालित हैं। और ये एकात्म राष्ट्र जो है सो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का प्रतिनिधित्व करता है। और इस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति के लिए हिंदुत्व एक ऐसा शब्द है जो अपने आप में जैसे सारी बातें कह लेता है। इसीलिए जब आप हिंदुत्व के रूप में उनके इस मॉडरेट फेस को स्वीकार कीजिएगा तो उनके सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को भी और एकात्म राष्ट्र की अवधारणा को स्वीकार कीजिएगा। और जब ये राष्ट्र एकात्म है तो इसको फेडरलिज्म की जरूरत नहीं है। ये फेडरेशन तो होता है विविधता को इनकॉर्पोरेट करने के लिए, जैसे एक फेडरेशन की जरूरत पड़ती है। इसीलिए इनको फेडरलिज्म से चिढ़ है। और उसका पॉलिटिकल एक्सप्रेशन है कि जैसे मुख्यमंत्री को जेल भेज दीजिए, वहां की सत्ता को हायर कर लीजिए। इनको इस बात से बड़ी नाराजगी हो रही है कि राष्ट्रपति और जैसे गवर्नर से क्यों सवाल पूछा जा रहा है, यानी चुनी हुई सरकारों के इच्छा के विरुद्ध वहां जैसे गवर्नर उनके एजेंट की हैसियत से ये सारा काम करेगा। जबकि हमको मालूम है कि हिंदुस्तान के संविधान में राज्य सूची, समवर्ती सूची और केंद्रीय सूची की बात की गई है। अगर राज्य सूची का कोई मसला है और राज्य उसमें कोई फैसला लेना चाहती है, और ये फैसला जैसे राज्य का फैसला नहीं है, उस गवर्नमेंट का फैसला नहीं है, चुने हुए जनता की प्रतिनिधि की हैसियत से वो सरकार जैसे जनता की सामूहिक फैसले की इच्छा की अभिव्यक्ति है, तो उसको वो कहते हैं कि हम नहीं मानेंगे, जितना लंबा समय तक चाहें इसको हम दबा के बैठे रहें। और वो बैठे रहना चाहते हैं। तो आप पूरा जैसे पॉलिटिक्स में जो उसका एक्सप्रेशन हो रहा है वो भी साथ साथ आपको दिखाई पड़ रहा है। तो कुल मिला के जिस तरीके से वो बोल रहे हैं उसमें कुछ नहीं है। ग्राहम स्टेन्स की आत्मा उनसे पूछेगी और उनके बच्चे उनसे पूछेंगे जिनको पेट्रोल छिड़क के जला दिया गया था, इस हिंदू राष्ट्र में ग्राहम स्टेन के लिए कोई जगह होगा कि नहीं, पहलू खान का क्या होगा और इखलाक का क्या होगा, और तमाम तरह के ऐसे लोग जो मारे गए उनका क्या होगा। और वो मुसलमान आराम के साथ इस हिंदू राष्ट्र के अंदर अपना जैसे वो लंच लेके अगर गए हैं या डिनर लेके गए हैं तो उसको जैसे इत्मीनान के साथ खोल सकेंगे कि नहीं, क्योंकि मुर्गी होने पर भी उनको जैसे सीट के झगड़े में गाय का मांस कह के जैसे पीटा और मारा जा सकता है। इसीलिए ये कंफर्टेबल प्रोनाउंसमेंट है इस, और मोदी और
इनके बीच जो झगड़ा है, इस झगड़े में कुछ हम लोगों के लिए लायक नहीं है। बस ये कभी कभी होता है कि दुश्मनों के बीच जब झगड़ा होता है तो उस झगड़े से जो स्पेस क्रिएट होता है, उस स्पेस को डेमोक्रेटिक फोर्स एंजॉय कर सकते हैं। तो तसल्ली बख्श बात ये हो सकती है, लेकिन चेतना के स्तर पे मोदी और ये मोहन भागवत अलग अलग नहीं है। वो जैसे एक कारपोरेट के जैसे फ्रंटल एजेंट हैं, और ये जैसे हिंदू सांप्रदायिकता के प्रतिनिधि की हैसियत से, सांस्कृतिक राष्ट्रवादी चेतना के गर्भ से निकली हुई एक पॉलिटिकल फिलॉसफी है, जिसके फ्यूजन से एक कार्टेल जैसे देश को चलाने की कोशिश कर रहा है। तो यही हालचाल। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल की पूर्व संध्या पर जो उसके सरसंघचालक मोहन भागवत ने जो बात रखी है, वो कहीं से भी सुपाच्य नहीं है, कहीं से भी प्राकृतिक जो नियम है उसका पालन नहीं करती है। ये आज भी रथ के पहिए को पीछे की ओर घुमाना चाहते हैं। जो वैज्ञानिक विकास हो रहा है, वैज्ञानिक गति से जो चीजें आगे बढ़ रही हैं, जो प्राकृतिक ये गति से चीजें आगे बढ़ रही हैं, उसको रोकने की इनकी कोशिश है। और ये भी सत्ता संघर्ष में उसी तरीके से लगे हुए हैं, उस नंगे तरीके से लगे हुए हैं। सत्ता का सुख ये बांटने में, सत्ता का सुख प्राप्त करने के लिए यह भी उसी तरीके से लगे हुए हैं जिस तरीके से इनके यहाँ भगवा चोला ओढ़ करके सन्यासी लोग सत्ता की मलाई चाट रहे हैं और उसमें लगे हुए हैं। तो इनमें और उनमें कोई अंतर नहीं है। और फल यह है कि इनकी ये जो भी बात कहते हैं, ये अपने आप में मतलब कंट्राडिक्ट करती हैं, अपने आप को ही ये उसमें एक खंडित करते हैं, एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। ऐसे लोगों का क्या भरोसा किया जाए, क्या विश्वास किया जाए। खैर जो भी हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 100 वर्ष होने जा रहा है। जी, मैं एक शब्द सिर्फ कह रहा था कि आपने वानप्रस्थ का जिक्र किया, तो लोग पीला कपड़ा पहन लेते थे, तो पहले जैसे राजपाट छोड़ के जंगल चले जाते थे। भदैया बांग देखे ना, भादो का महीना चल रहा है, टाट टर टर बहुत बोलता है, पीले रंग का होता है। तो हमने कहा कि जैसे ये पहला दफा हिंदुत्व की नई व्याख्या है, आरएसएस का हिंदुत्व है, जिसमें पीला कपड़ा पहन के जंगल से लोग जैसे संसद की तरफ भाग रहे हैं, भदैया बेंग की तरह। भदैया बेंग की तरह से भाग रहे हैं। 100 साल का इनका यही इतिहास है, यही इनका गौरवशाली इतिहास है। इसमें आप सारे लोग आए और अपने प्रबुद्ध विचारों से हमारे श्रोताओं को किया। ये शैलेंद्र जी, विभूत नारायण जी, राम पुनियानी जी, डॉक्टर सुरेंद्र साहब, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कल हम फिर एक नए विषय के साथ